ये कहानी डेसमंड डोस की जिंदगी पर आधारित एक सच्ची कहानी है, जो न केवल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिना किसी हथियार के जंग लड़ा बल्कि जीता भी, और उसने अपने बहुत सारे साथियों की जान भी बचाई, जिसकी बहादुरी की वजह से उसे मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। ये कहानी न केवल युद्ध में हो रहे भयानक नरसंहार को दर्शाती है, बल्कि हमें ये बताती है कि अगर आपका ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, अपने काम को करने का भरपूर साहस है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। वर्जीनिया के छोटे से गांव लिंचबर्ग में रहने वाला डेसमंड डोस एक निडर और नटखट बच्चा था। उसका बाप टॉम डोस वर्ल्ड वॉर 1 में युद्ध लड़ चुका था और उस युद्ध में उसके बहुत सारे साथियों की जान चली गई थी। उस भयानक जंग का टॉम पर बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से वो बहुत कठोर स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था, जो बात बात पर वायलेंट हो जाता था। डेसमंड की मां बर्था एक धार्मिक विचारों वाली नेक दिल औरत थी, जो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। एक दिन जब डेसमंड अपने भाई हॉल के साथ खेल खेल में झगड़ने लगता है, तब हॉल उसकी पिटाई कर देता है और डेसमंड गुस्से में आकर उसके सर पर पत्थर मार देता है। हॉल बुरी तरह से घायल हो जाता है, जो वहीं पर बेहोश हो गया था। टॉम और बर्था उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। डेसमंड को लगता है कि उसने हॉल को जान से मारकर एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और उसका मन इस पाप के बोझ के नीचे दब चुका था, जो ईश्वर की तस्वीर के पास जाकर प्रेयर करने लगता है। तब उसे अच्छी तरह से ये एहसास हो जाता है कि हिंसा बहुत बुरी चीज है और ईश्वर ने हिंसा ना करने का संदेश दिया है। खुशकिस्मती से हॉल को ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी थी और उसे होश आ चुका था, लेकिन उस हादसे का डेसमंड के दिमाग पर गहरा असर पड़ चुका था, जो अपने पिता जैसा कठोर नहीं बल्कि अपनी मां जैसा दयालु बनना चाहता था। कुछ सालों बाद डेसमंड बड़ा हो जाता है, जो हर शनिवार अपनी मां के साथ चर्च में जाता था। एक दिन चर्च के बाहर एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जान बचाने के लिए डेसमंड उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर कहता है कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद वो बच नहीं पाता, और डॉक्टर डेसमंड को शुक्रिया कहता है। ये बात सुनकर डेसमंड को बहुत राहत मिलती है। उसे लगता है कि पाप का बोझ उसके मन से उतर चुका है। तभी हॉस्पिटल में उसे एक डोरोथी नाम की नर्स नजर आती है। डेसमंड को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। डेसमंड ब्लड डोनेशन के बहाने उसके पास चला जाता है और उन दोनों में बातें होने लगती हैं। अगले दिन वो फिर से डोरोथी से मिलता है और शाम को उसे पिक्चर दिखाने ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर पता चलता है कि जापानियों ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया है और अपने देश की सेवा के लिए अमेरिका के बहुत सारे जवान लड़के सेना में भर्ती होने लगे थे। डेसमंड का भाई हॉल भी फौज में भर्ती हो चुका था, और जब उसके पिता टॉम को इस बारे में पता चलता है तो उसे अतीत में गुजरे युद्ध की भयानक यादें याद आने लगती हैं, और इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा से मौत का मंजर नहीं देखना चाहता था। डेसमंड भी सेना में भर्ती होने का फैसला करता है, और जब वो इसके बारे में डोरोथी को बताता है तो वो परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। फिर वो फैसला करते हैं कि जब डेसमंड अपनी पहली छुट्टी लेकर आएगा तब वो दोनों शादी कर लेंगे। जब टॉम को पता चलता है कि डेसमंड भी सेना में भर्ती हो रहा है तो वो बहुत निराश हो जाता है। वो कहता है कि तुम युद्ध नहीं लड़ सकते, तुम जल्द ही मारे जाओगे, क्योंकि डेसमंड दिखने में काफी दुबला पतला था। फौज में जाने से पहले डोरोथी उसे अपनी बाइबल देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि डेसमंड दिखने में बाकी सैनिकों की तुलना में कमजोर था। इसलिए सार्जेंट हॉवल और बाकी सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं। पर बेसिक ट्रेनिंग के दौरान डेसमंड अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस से सबको ये बता देता है कि वो सेना में शामिल होने के काबिल है। इसके बाद जब सार्जेंट शूटिंग के लिए सबको अपनी राइफल्स उठाने के लिए कहता है, तब डेसमंड अपनी राइफल नहीं उठाता, क्योंकि उसने हिंसा ना करने की कसम खाई थी और वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। सार्जेंट उसे कैप्टन के पास ले जाता है। कैप्टन कहता है कि दुश्मन सैनिकों की जान लेकर दुश्मन को हराना ही किसी भी जंग का एकमात्र और बुनियादी स्वभाव होता है, और अगर तुम हथियार नहीं उठाओगे तो हम ये जंग कैसे जीतेंगे। इसके बावजूद भी अगर तुम सेना में एक मेडिक बनकर जाओगे तो तुम्हें कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए राइफल तो रखनी ही पड़ेगी। लेकिन डेसमंड अपनी अहिंसा की नीति पर दृढ़ था। वो बंदूक को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। सार्जेंट को उस पर बहुत गुस्सा था, जो बाकी सैनिकों को बताता है कि डेसमंड डोस एक कर्तव्यनिष्ठ आपत्तिकर्ता यानी कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर है, जो अपने धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर हिंसा का विरोध करता है, और वो राइफल को हाथ नहीं लगाएगा, फिर चाहे उसे एक चिकित्सक के रूप में जंग में भेज दिया जाए। लेकिन वो मौका मिलने पर भी तुम्हारी जान बचाने
के लिए दुश्मन को नहीं मारेगा तो तुम मुझसे अपनी सुरक्षा की उम्मीद मत रखना। ये बात सुनकर बाकी सैनिकों को उस पर गुस्सा आने लगा था और रात को स्मिटी नाम का एक जवान उसकी बाइबल छीनता है और उसके मुंह पर पंच मारकर कहता है कि अगर कोई तुम पर हमला कर दे तो क्या तुम तब भी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। स्मिटी उसे अपने मुंह पर मुक्का मारने के लिए उकसाता है, लेकिन डेस्मंड उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो डोरोथी की तस्वीर देखकर कहता है कि उसे एक असली मर्द की जरूरत है, ना कि तुम्हारे जैसे नामर्द की। डेस्मंड के बड़े अधिकारी उसे आर्मी से निकालना तो चाहते थे, लेकिन उसके धार्मिक विचार किसी भी कानून की उल्लंघना नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उसे कानूनी तौर पर आर्मी से बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब सार्जेंट को पता चलता है कि वो डेस्मंड को आर्मी से निकाल नहीं सकते तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक कमजोर कड़ी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। वो अपना गुस्सा पूरी यूनिट पर निकालता है, जो सबकी छुट्टी कैंसिल कर देता है और उन्हें तुरंत ही पहाड़ पर 20 मील की लंबी हाइकिंग के लिए ऑर्डर देता है। फिर रात के अंधेरे में बाकी सैनिक डेस्मंड को बहुत मारते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सार्जेंट पूरी यूनिट को टॉर्चर कर रहा था। अगली सुबह सार्जेंट आकर देखता है कि डेस्मंड के बिस्तर पर खून लगा है और वो बुरी तरह से जख्मी है, तो वो समझ जाता है कि बाकी सैनिकों ने उसे मारा है। फिर वो उसे बड़ी गंभीरता से कहता है कि तुम्हारे सिद्धांतों की वजह से बाकी सैनिकों की और तुम्हारी खुद की जान भी चली जाएगी, इसलिए तुम खुद ही आर्मी से निकल जाओ। लेकिन डेस्मंड आर्मी छोड़ने से मना कर देता है। आखिरकार उनकी पहली छुट्टी का दिन आ ही जाता है। अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सार्जेंट उन सबको पास दे रहा था। डेस्मंड आज बहुत खुश था, क्योंकि आज शाम उसकी डोरोथी के साथ शादी होने वाली थी, पर उसकी परेशानी तब बढ़ती है जब उनका कमांडर वहां आता है। कमांडर डेस्मंड से कहता है कि मैं तुम्हें पास नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है। भले ही तुमने बाकी सारी ट्रेनिंग्स पूरी कर ली हैं, लेकिन राइफल रेंज ट्रेनिंग में तुमने राइफल को छुआ तक नहीं। और वो उसे राइफल पकड़कर शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन डेस्मंड कमांडर को मना करते हुए कहता है कि वो बंदूक को हाथ नहीं लगाएगा, और वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, क्योंकि आज उसकी शादी है। पर कमांडर उसका ऑर्डर ना मानने की बात को पर्सनल ले चुका था, तो उसे सुनवाई तक जेल भेज दिया जाता है। डोरोथी काफी देर तक चर्च में उसका इंतजार करती है, लेकिन डेस्मंड वहां नहीं आता, और इस बात से डेस्मंड भी बहुत ज्यादा निराश था। फिर बाद में कैप्टन और डोरोथी बारी बारी उससे मिलने आते हैं। कैप्टन कहता है कि केस की सुनवाई में तुम अपनी गलती मान जाओ और कोर्ट से दया की भीख मांगो, तो वो लोग तुम्हें घर भेज देंगे, नहीं तो तुम जेल में सड़ते रहोगे। डोरोथी उसे कहती है कि तुम राइफल उठाकर अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लो और बड़े अधिकारियों को ये भरोसा दिला दो कि तुम एक काबिल सिपाही हो। उसके बाद जंग में किसी की जान लेना या ना लेना वो तुम पर निर्भर करता है। लेकिन डेस्मंड कहता है कि पहले तो राइफल पकड़कर मैं खुद को ही धोखा दूंगा, और बाद में राइफल हाथ में होने के बावजूद भी दुश्मन की जान ना लेकर अपनी सेना को, और मैं ऐसा धोखा कभी नहीं करना चाहता। इसके बाद डोरोथी फोन पर टॉम और बर्था को सारी सिचुएशन बताती है कि चाहे जो हो जाए डेस्मंड ये केस हार जाएगा। अगर वो अपनी गलती ना मानकर केस लड़ेगा तो वो लोग उसे जेल भेज देंगे, और अगर वो अपनी गलती मानकर कोर्ट से दया की भीख मांगेगा तो वो उसे बेइज्जत करके घर वापस तो भेज देंगे, लेकिन दोनों सूरतों में लोग उसे कायर ही कहेंगे। वो सब यही चाहते थे कि डेस्मंड कोर्ट के सामने अपनी गलती मान जाए। जज कहता है कि अगर तुम राइफल लेकर दुश्मन को शूट नहीं कर सकते तो तुम आर्मी में क्यों आए हो। इस पर डेस्मंड कहता है कि जब जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था तब मैंने उस हमले को पर्सनल ले लिया। मेरे सभी जानकार लोग आर्मी में भर्ती होने लगे थे। हमारे यहाँ 2 आदमी थे जिन्हें अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया था। उन्होंने शर्म के मारे अपनी जान ले ली, क्योंकि वो देश की सेवा नहीं कर पाए। मैं एक कायर नहीं हूँ कि जब मेरे देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं अपना मुंह छुपाता फिरूं, बल्कि मैं एक बहादुर जवान हूँ और मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। इसीलिए मैंने आर्मी में एक चिकित्सक के रूप में आने का फैसला किया था। इससे पहले कि जज अपना फैसला सुना पाता, टॉम वहाँ आ जाता है, जो अपने बेटे डेस्मंड को बचाने के लिए जज को एक जरूरी दस्तावेज देता है। वो कुछ और नहीं बल्कि ब्रिगेडियर जनरल द्वारा साइन की गई एक चिट्ठी थी, जिसमें कानून के नियमों का हवाला देते हुए लिखा था कि किसी कर्तव्यनिष्ठ आपत्तिकर्ता को अपने अधिकार त्यागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो किसी ऑर्डर की अवहेलना ही क्यों ना हो। और डेस्मंड के केस में वो एक मेडिक बनना चाहता है, जिसके लिए राइफल ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, इसीलिए वो बिना राइफल के भी जंग में जा सकता है और कानून में ऐसा प्रावधान भी है। इतना सुनने के बाद कमांडर डेस्मंड पर लगाए सभी आरोप वापस ले लेता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मई 1945 को उन्हें ओकिनावा पोस्ट जीतने के लिए भेजा जाता है। जापानियों को
हराने के लिए ओकिनावा पर कब्जा करना बहुत जरूरी था और ओकिनावा पर कब्जा करने के लिए हेक्सा रिज को जीतना उससे भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हेक्सा सब देखते हैं कि जंग में घायल हो चुके सैनिकों को ट्रक्स में भरकर ले जाया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स में सैनिकों के मृतक शरीर भी थे जो इस जंग में शहीद हो चुके थे, और जिस बटालियन के ये सारे सैनिक शहीद हो चुके थे उनका लेफ्टिनेंट कैप्टन को हेक्सा रिज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद कहता है कि हमारी सेना हेक्सा रिज को कैप्चर करने के लिए 6 बार कोशिश कर चुकी है, कि उन्होंने 6 बार हमें हरा दिया है और कल सुबह तुम सब वहाँ 7वीं बार कोशिश करोगे। फिर पिछली बटालियन का मेडिक डेसमंड से मिलता है और वो उसे अपने मेडिक का क्रॉस उतारने के लिए कहता है, क्योंकि जापानी मेडिक क्रॉस का निशान देखकर सबसे पहले उसे ही गोली मारेंगे। अगली सुबह वो सब हेक्सा रिज के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उस चट्टान पर चढ़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने रस्सियों का जाल बिछा रखा है। क्योंकि हेक्सा रिज समुद्र के किनारे पर था तो अमेरिकी नौसैनिक समुद्र से भारी गोलाबारी करके जापानियों को अपने बंकर्स में छुपने के लिए मजबूर कर देते थे, ताकि अमेरिकी सैनिकों को हेक्सा रिज पर चढ़ने के लिए समय मिल सके। जब गोलाबारी शांत होती है तो सार्जेंट सबको ऊपर चढ़ने का ऑर्डर देता है। उन ऊपर पहुंचकर वो सैनिक मौत के मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं। चारों तरफ मरे हुए सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। किसी का सर नहीं था और किसी का धड़, लेकिन वो चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तब अचानक से जापानी उन पर हमला कर देते हैं और उनके ढेर सारे सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारे घायल हो जाते हैं। पर अमेरिकी सैनिक डट कर उनका सामना करते हैं और रणनीति बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। डेसमंड के लिए वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी। क्यों? लेकिन डेसमंड एक बहुत बहादुर और नेक दिल जवान था जो पहले हमले में घायल हो चुके सैनिकों की जान बचाने में लग चुका था। एक जापानी सैनिक स्मिटी के पीठ पीछे चाकू से हमला करने ही वाला था, तब डेसमंड उसे धक्का देकर स्मिटी की जान बचाता है और बाद में स्मिटी उस जापानी सैनिक को गोलियों से भून देता है। तब स्मिटी को एहसास होता है कि वो डेसमंड के बारे में गलत सोचता था। हमले में उनका एक सिपाही बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसके बचने की बहुत कम संभावना थी। इसीलिए एक सैनिक उसे छोड़कर दूसरे सैनिकों को बचाने के लिए कहता है। वो सैनिक डेसमंड से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। डेसमंड उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देता है ताकि उसे दर्द का एहसास न हो और फिर उसे हेक्सा रिज से नीचे भेज देता है। दरअसल डेसमंड एक बहुत नेक दिल मेडिक है जो हर किसी की जान बचाना चाहता है, फिर चाहे घायल सैनिक उनकी सेना के किसी काम का ही न रहा हो। भले ही वो दिखने में दुबला पतला था, लेकिन वो जंग के मैदान में भारी गोलाबारी में भी अपनी होशियारी और तेज रफ्तार से दुश्मन को चकमा देकर घायल सैनिकों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहा था। फिर बाद में कैप्टन और सर्जेंट एक रणनीति बनाकर जापानियों के बंकर्स को तबाह करने लगते हैं और स्मिटी आगे बढ़कर उनकी मशीन गन को भी तबाह कर देता है और वो पहले 2 बंकर्स पर मौजूद सभी जापानियों को मारकर वहां कब्जा कर लेते हैं। फिर शाम के समय युद्ध बंद हो जाता है और वो देखते हैं कि हमले में दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ है। ढेर सारे सैनिक मारे गए हैं। डेसमंड अभी तक घायल सैनिकों को बचा रहा था और वो अंधेरा होने के बावजूद भी काम कर रहा था, इसलिए स्मिटी उसके साथ चला जाता है। स्मिटी के मन में डेसमंड के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी और वो दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तब स्मिटी कहता है कि क्या तुम अब भी अपनी जान बचाने के लिए बंदूक नहीं उठाओगे? तो डेसमंड कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ जापानी उन पर अपनी दुगनी ताकत से हमला करते हैं और उनके ढेर सारे सैनिकों को मार डालते हैं। अमेरिकी अचानक हुए उस हमले का अंदाजा नहीं लगा पाते और कोई मजबूत रणनीति नहीं बना पाते, जिसका सीधा फायदा जापानियों को होता है, जो अमेरिकी सैनिकों को खदेड़कर अपने बंकर्स पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। कैप्टन तत्काल मदद के लिए बेस पर संपर्क करता है और तोप के गोले फायर करने के लिए कहता है, क्योंकि वहां जापानी सैनिक बड़ी तादाद में थे और वो उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तोप के गोले फायर होने से पहले अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान बचाकर हेक्सा रिज से नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। और उनके बहुत सारे साथी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, जो वक्त रहते हेक्सा रिज से नीचे नहीं उतर पाते। उस हमले में सार्जेंट के पैरों में गोलियां लग चुकी थी, दूसरा मेडिक भी घायल हो चुका था। इसके बाद स्मिटी को भी गोलियां लग जाती हैं और वो भी घायल हो जाता है। तभी अमेरिकी नौसेना तोप के गोले बरसाने लगती है और जापानी अपनी जान बचाने के लिए सुरंगों में छुपने लगते हैं। डेसमंड स्मिटी को मॉर्फिन इंजेक्ट करता है और उसे उठाकर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगता है। इससे पहले कि वो हेक्सा रिज से नीचे उतर पाता, स्मिटी अपना दम तोड़ देता है। आर्टिलरी फायर ने बहुत सारे जापानियों को मार गिराया था
कैप्टन बाकी बचे हुए सैनिकों के साथ हेक्सा रिज से नीचे उतर जाता है, लेकिन डेसमंड अब भी वहीं था क्योंकि स्मिटी की मौत से वो बहुत दुखी हो चुका था। भारी गोलाबारी के बावजूद भी बचे हुए घायल सैनिकों को बचाने के लिए मौत के मुंह में यानी हेक्सा रिज की ओर वापस चला जाता है। कैप्टन 2 सैनिकों को हेक्सा रिज के नीचे तैनात करके बाकी सबको मेडिकल कैंप ले जाता है क्योंकि सब घायल हो चुके थे। इस दौरान डेसमंड ईश्वर से हिम्मत और मदद मांगता है और एक एक करके घायल सैनिकों को हेक्सा रिज से नीचे उतारने लगता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई भी सैनिक मौजूद नहीं था, तो उसे घायल सैनिकों को रस्सी से बांधकर खुद ही नीचे भेजना पड़ता है। तब नीचे खड़े 2 सैनिक समझ जाते हैं कि कोई ऊपर से उनके सैनिकों को बचा रहा है। कैंप में जाकर कैप्टन आर्टिलरी फायरिंग रोकने के लिए कहता है क्योंकि हेक्सा रिज पर अमेरिकी सेना के 100 से भी अधिक जवान अभी भी फंसे हुए थे जो घायल हो चुके थे, लेकिन कैप्टन को डेसमंड के बारे में नहीं पता था। जब आर्टिलरी फायरिंग रुकती है तो जापानी सैनिक घायल अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए फिर से आ जाते हैं। तब डेसमंड एक सैनिक की जान बचाने के लिए उस पर मिट्टी डाल देता है और अपने ऊपर दूसरे मरे हुए सैनिक की डेड बॉडी रखकर मरने का नाटक करता है। एक जापानी उस पर अपनी कटार से हमला भी करता है, लेकिन डेसमंड बड़ी होशियारी से बच जाता है क्योंकि अमेरिकियों के पास अभी और सैन्य सहायता मौजूद नहीं थी, इसलिए वो हेक्सा रिज पर फंस चुके अपने साथियों को बचाने के लिए नहीं जा सकते थे। उधर जापानी सैनिक डेसमंड को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेसमंड उनसे बचकर एक सुरंग के अंदर चला जाता है। वो उस सुरंग में बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन डेसमंड उस सुरंग के और अंदर जाकर अपनी जान बचा लेता है। वो देखता है कि जापानियों ने सुरंगों का नेटवर्क बनाया हुआ है जहां बहुत सारे जापानी सैनिक हैं, लेकिन वो बड़ी समझदारी से दुश्मन से छुपकर अपनी जान बचा लेता है। इतना ही नहीं बल्कि वो दुश्मन के एक घायल हो चुके सैनिक की भी मरहम पट्टी करके मॉर्फिन इंजेक्ट करता है और उसकी मदद भी करता है। भी अपने साथियों की जान बचाने में लगा था। रस्सी घिसने की वजह से उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और वो काफी थक चुका था, लेकिन वो रुकता नहीं और ईश्वर से लगातार यही प्रार्थना करता रहता है कि मुझे एक और जान बचाने की शक्ति दो। वो लगातार अपने बहुत सारे सैनिकों की जान बचा लेता है। मेडिकल कैंप वाले भी ये सोचकर हैरान थे कि न जाने कौन उनके सैनिकों को नीचे भेज रहा है। अगली सुबह वो सार्जेंट को भी ढूंढ देता है जिसके साथ एक और सिपाही था। सार्जेंट पहले उस सिपाही को नीचे ले जाने के लिए कहता है और वो सिपाही नीचे जाकर कैप्टन को बताता है कि डेसमंड ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको मौत के मुंह से बचाया है। कैप्टन हैरान था क्योंकि दुबला पतला डेसमंड जिसे सब कायर कहते थे, उसने वो कर दिखाया था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। सार्जेंट को वहाँ से ले जाना काफी मुश्किल था और उनका एक स्नाइपर डेसमंड को निशाना बना रहा था, तो सार्जेंट बड़ी होशियारी से उस स्नाइपर को मार देता है। इसके बाद वो सार्जेंट को एक कपड़े पर बैठाकर घसीटता है। सार्जेंट उसे कवरिंग फायर देता है और बड़ी होशियारी से वो सार्जेंट को भी बचा लेता है। वो सार्जेंट को नीचे भेज देता है, लेकिन जापानी अब भी डेसमंड पर फायरिंग कर रहे थे। फिर डेसमंड भी नीचे आ जाता है। जापानी ऊपर से फायरिंग करते हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिक उन्हें गोलियों से भून देते हैं। सभी सैनिक डेसमंड को देखकर हैरान थे क्योंकि उसने जो कर दिखाया था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद कैप्टन डेसमंड से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आपकी महानता को समझ नहीं पाया, मैं आपको कायर समझता रहा, लेकिन आपने मौत के मुंह से हमारे 75 जवानों की जान बचाकर ये साबित कर दिया है कि आप एक कायर नहीं बल्कि एक महान योद्धा हैं। कल फिर से हम हेक्सा रिज पर जाएंगे और मैं जानता हूं कि कल आपकी प्रेयर का दिन है। हमारा कोई भी जवान आपके बिना हेक्सा रिज पर जाना नहीं चाहता, इसीलिए हम आपकी प्रेयर खत्म होने तक इंतजार करेंगे। फिर प्रेयर खत्म होने के बाद वो दुश्मन पर अटैक कर देते हैं। वो जापानियों पर एक घातक हमला करते हैं और एक अच्छी रणनीति बनाकर उन्हें हरा देते हैं। जापानी सरेंडर करने का दिखावा करते हैं, लेकिन बाद में वो बॉम्ब से अमेरिकियों पर हमला कर देते हैं। तब डेसमंड अपनी जान फिर से जोखिम में डालकर अपने साथियों को बचाता है, लेकिन धमाका होने की वजह से वो घायल हो जाता है। सिपाही डेसमंड को नीचे ले जा रहे थे, पर डेसमंड उनसे अपनी बाइबल ढूंढने के लिए कहता है। कैप्टन डेसमंड को बाइबल देकर कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो क्योंकि हमने अपना काम पूरा कर लिया है, हमने हेक्सा रिज को जीत लिया है। कहानी के अंत में हम असली डेसमंड डोस को देखते हैं, जिन्हें अपनी बहादुरी के लिए अमेरिका का सबसे उच्च वीरता पुरस्कार मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन डेसमंड ने अपनी बहादुरी का सारा श्रेय ईश्वर को समर्पित कर दिया। वो कहते हैं कि ईश्वर की मदद के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर इस जंग का कोई असली हीरो है तो वो शहीद हो चुके सैनिक हैं, जिन्होंने युद्ध में देश के लिए अपनी जान भी दे दी। मार्च 2006 में 87 वर्ष की आयु में डेसमंड डोस ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।